नमस्कार। डिबेट के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरे देश में उत्तरकाशी में हुए मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर जश्न मन रहा है। मजदूरों के परिवारों में दिवाली जैसा माहौल है। हराम और खास आदमी रेस्क्यू टीम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। कैसे मुश्किल हालात में 17 दिन तक चले 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हर कोई जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, पढ़ लेना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का हर अपडेट लेते रहे। पीएमओ के अफसर हो या फिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी लगातार मौके पर रहकर मजदूरों की चिंता करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद विपक्ष की ओर से कई सवाल एक साथ खड़े कर दिए गए हैं। विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी क्यों की गई, मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों ने सेफ्टी क्लियरेंस भी नहीं लिया था। विपक्ष का यह भी कहना है कि मजदूरों के लिए इमरजेंसी एग्जिट प्लान भी नहीं था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसके लिए वीआईपी हो या फिर मजदूर, सभी की सुरक्षा बेहद मायने रखती है। बीजेपी का दावा है कि विदेशों से लेकर देश में जब भी किसी नागरिक पर ऐसी मुश्किल आती है तो सरकार उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन विपक्ष पहाड़ों पर बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान भी गिना रहा है। सवाल यह है, क्या विपक्ष के आरोपों में वाकई दम है या फिर उसका मकसद सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में मंगलवार का दिन पूरे देश के लिए मंगलमय रहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने उत्तरकाशी के सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को पहाड़ का सीना चीरकर सुरक्षित निकाल लिया। ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। देश ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर सरकार की भी तारीफ हो रही है। लेकिन विपक्ष ने अपना राजधर्म निभाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की जरूरत है, उस पर ध्यान सरकार देगी। साफ हो गया है कि चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे कोई साधारण से साधारण मजदूर हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे कोई देश में कहीं फंसा हो, चाहे विदेश में कहीं फंसा हो, ये नया भारत है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला। और इस भारत में और इस भारत के लोगों के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल जब टनल में रेस्क्यू चल रहा था तो पीएम मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। पीएम के साथ पूरी कैबिनेट ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देखा। जैसे ही फंसे श्रमिक बाहर आने शुरू हुए तो पीएम भावुक हो उठे। इतना ही नहीं, बाद में पीएम ने मजदूरों और उनके सुपरवाइजर से फोन पर बात भी की। मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सर फंसा था सर। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था।
जहां मजदूरों के परिवार सरकार की सक्रियता से इतने खुश हैं कि वो दिवाली से भी ज्यादा खुशी मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस हादसे के बहाने सवाल उठा रही है। सुरंग बनाने में जो विस्फोट का प्रयोग होता है, ये भी एक कारण है दुर्घटना का। तो ये जब मालूम होता है विस्फोट होगा, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही आपातकाल का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपातकाल का रास्ता क्यों नहीं बना था? इमरजेंसी एग्जिट मजदूर कहां से करेंगे, इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया था? और इस पर राजनीति होनी चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या उनको खुशी नहीं होना चाहिए कि एक सरकार आज ऐसी है मोदी जी के नेतृत्व में जो हर व्यक्ति की चिंता करती है, चाहे विदेश में कोई फंसा हो, देश के अंदर में कहीं फंसा हो, सरकार पूरी कोशिश करती है कि हर इंसान और भारतीय नागरिक तक प्रयास किए जाए। उन्हें 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी हर दिन 2 बार सीएम धामी से अपडेट लेते रहे। पीएमओ के बड़े अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार में वीआईपी हो या मजदूर, सभी एक समान है। उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे। 40 मजदूरों के रेस्क्यू से जहां एक ओर देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष उत्तराखंड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठा रहा है। 17 दिन जो संघर्ष उन्होंने किया है, ये किसी तरह टाला भी जा सकता था। 41 वर्कर्स का लाइफ रिस्क था। आज बताइए, मैंने उस दिन भी आपको बताया, आज अगर टनल बोरिंग मशीन से काम हुआ होता तो इस तरह का घटना नहीं घटता। बड़ी बात यह है कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या अब दोबारा से नए मजदूरों को इस तरीके से खतरे में भेजा जाएगा? उनकी भी जान चली, इनकी तो चलिए, किसी तरीके से जो भूखलन हुआ, जो धसी, इनके लिए स्पेस बन गया। कल को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, उसके लिए क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल बचते हैं। कंपनी किसकी है? परमिशन कैसे मिला? सेफ्टी गार्ड्स कैसे थे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? क्योंकि देखिए, टनल से वो निकल के आ गए, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपने माला पहनाया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में इस तरह की परमिशन टनलिंग कौन देता है? किसके इशारे पे ये चीजें होती हैं? सवाल है कि जिस मौके पर विपक्ष को सरकार और मजदूरों के परिवारों के साथ होना चाहिए, वो उस वक्त भी सुविधा वाली सियासत क्यों कर रहा है? या फिर विपक्षी पार्टियां पहाड़ों पर होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर जो आरोप लगा रही हैं, उसमें वाकई दम है? आज तक ब्यूरो। विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वास्तव में उन आरोपों में क्या वाकई बहुत ज्यादा दम है, या फिर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन को देखकर दरअसल विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस वजह से उसकी ओर से ऐसे समय में जब जश्न मनाना चाहिए तो फिर बेवजह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सागर श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ अहमद खान जी, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सर्राफ जी, आरएलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर जनरल AK सिवाज जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी स्टाफ हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए गए हैं, ये कहते हुए कि दरअसल पहाड़ों के जो नियम हैं उनको ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन किया गया, इसी वजह से इस तरह के हादसे से मजदूरों को गुजरना पड़ा है। क्या है इस पर जवाब के शर्मा जी आपका? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज जिस ढंग से 41 श्रमिकों को बड़ी सफलतापूर्वक जो है बाहर निकाला गया वहां से, जो काफी चुनौतीपूर्ण काम था, और उसमें तमाम जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, सेना के जवान हो, जितने भी और एजेंसियां, तमाम वहाँ के अपने राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिस तरह से 17 दिनों का एक
बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के बाद लोगों को बाहर निकाला गया है, मैं उसके लिए जो है उन सभी लोगों को बधाई देता हूं और खासकर उनके जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं उन श्रमिक बंधुओं की। शकील आजमी की एक मुझे 2 पंक्तियां आज याद आ रही हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और शायद ये जो इतने, मैं समझता हूँ कई वर्षों के बाद इतना चुनौतीपूर्ण जो ये एक चुनौती सामने आई थी और जिसमें ये सफलता पाई गई, जब ये ठान लिया गया कि हमें जीतना है तो हम जीत कर उससे बाहर निकले हैं। और ये कोई पहली बार अवसर नहीं है जो आरोप है उस पर क्या जवाब देंगे शर्मा जी? जो आरोप विपक्ष के हैं मोदी जी के नेतृत्व में जी, जो आरोप है उस पर मैं आ रहा हूँ आरोप पर आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, इनका काम तो आरोप ही लगाना है ना चित्रा जी। क्या है, ये तो राजनीतिक गिद्ध हैं। ये वो राजनीतिक गिद्ध हैं जो नजरें गड़ा के बैठे हुए थे कि यदि खुदा न खास्ता वहां छोटी सी भी कोई कैजुअलिटी हो जाती तो आज का दिन क्या होता। आज ये क्या कर रहे होते? आज ये कर रहे होते कि ये उसको नोच रहे होते। मैं ये बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये इसी के इंतजार में 17 दिन बैठे रहे। पूरा देश जो है ये मनाता रहा कि ये 41 मजदूर बाहर निकलें, सकुशल बाहर निकलें, सुरक्षित बाहर निकलें। और लोगों ने पूजा पाठ और तमाम तरह के जो सरकार भी थे वो अपनी ओर से लगी रही, तमाम लोग लगे रहे, देश विदेश के लोग लगे रहे। ठीक है, एक किसी विपक्षी पार्टी का एक नेता का मुझे एक संदेश सुना दीजिए जिन्होंने कम से कम ये कामना की हो कि ये सारे लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। नेता का एक मुझे स्टेटमेंट सुनाइए। ठीक है, इस 17 दिन के पहले अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, हाँ जब मैं आऊंगी, आप अपनी बात बहुत लंबी कर रहे हैं, बाकी 6 लोग भी इंतजार में। हम कैसे जो है इसका राजनीतिकरण करें और आज ये वही कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग मौके की ताक पर थे। इस बात की खुशी नहीं है। आपको इस बात की खुशी नहीं है कि 41 मजदूरों को सरकार ने कैसे सुरक्षित बाहर निकालिया। और अनुराग भदौरिया जी, आप भी बड़ा घर में कल पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए, उसके वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। लेकिन सरकार की ओर से सुरक्षित अगर घर वापसी 41 मजदूरों की कराई गई है तो क्या उस पर तारीफ नहीं होनी चाहिए? एक ऐसे वक्त में इतनी ज्यादा खालिस सियासत क्यों, अनुराग भदौरिया जी? बिल्कुल आपने सही कहा, और उसके पहले से लगातार मैं इस आवाज को उठा रहा था कि हमारे 41 साथी फंसे हुए हैं, सरकार कहां आई। बहुत दिनों से मैं ये बात कर रहा था, करीब करीब 17 दिनों से तो मैं कर ही रहा था। दूसरी बात जो आपने कहा सरकार, तो मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं। ये जीत हिंदुस्तानियों की है। एसडीआरएफ की जीत है, ओएनजीसी की है, एनडीआरएफ की है, एनडीएमए की है, एनएचए की है। और मैं उनकी भी बताता हूं, जो हमारे रेड माइनर्स थे, जिसमें कुरैशी जी थे, फिरोज था, मोनू थे, मुन्ना थे, अंकुर थे, रशीद थे, इरशाद थे, नसीम थे, हसन थे और देवेंद्र जी, इन्होंने मिलके सबने रेड माइनर्स थे जिन्होंने लास्ट में अंत तक इस काम को अंजाम दिया। हमारे 41 जो हमारे साथी थे सुरक्षित वापस आए और हम सबको इसकी खुशी, पूरा हिंदुस्तान इसकी खुशी मना रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपका आप इतनी तेज उसको योगदान में क्यों, उसको अपनी जीत क्यों बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, हिंदुस्तान की जीत है। और हिंदुस्तान की जीत को आप कहिए डंके की चोट पे हिंदुस्तान की जीत है। ये क्यों? राजनीतिक गिद्ध कौन हुआ? क्योंकि आप अपनी जीत वाह वही लुटा रहे हो, वाह वही लुटा रहे हो। विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कहता हूं ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की, हिंदुस्तान की जीत है। आप इतना बोलने में क्यों दिक्कत होती है? आप भी बोलिए मेरे साथ, ना सत्ता पक्ष की जीत है ना विपक्ष की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान की एजेंसियों की जीत है और हिंदुस्तान के जो वर्कर जो लास्ट में जाके हमारे रेड माइनर्स थे उनकी जीत है। इतना बोलने में आपको दिक्कत क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं उनकी जीत है। और मैं आपको एक सजेशन भी देता हूं, आगे इस तरह की घटना ना हो, सुनिए आगे इस तरह की घटना ना हो, इसलिए आप सेफ्टी मेजर भी लीजिए, अच्छे सेफ्टी इक्विपमेंट लाइए। आप जो कंपनियां काम कर रही हैं पहले उनसे जितनी भी ज्यादा जितने सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं ज्यादा सुरक्षा उपकरण आप लेके आइए। प्लान बी भी तैयार रखिए, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो प्लान बी क्या होगा, यही तो हम कह रहे हैं। तो हमने गलत क्या कहा? हम तो कहते हैं, बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चित्रा जी से पूछिए, ये हमारे साथ बोले हिंदुस्तान, नहीं हमारे साथ बोले, नहीं इनसे पूछिए, ये हिंदुस्तान की जीत है, ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की, हमारे एजेंसीज की, हमारे जो रेड माइनर्स उनकी जीत है। बोले मेरे साथ। तो कौन बोल रहा है सत्ता पक्ष की जीत है? अनुराग भदौरिया जी नाम लेकर बताइए, सीधा यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन बोल रहा है? यही तो अभी बोल रहे हैं, अभी बोले, आप यही तो बोल रहे थे। लास्ट में क्या बोले कि विपक्ष कहां था, हम इतनी मेहनत कर रहे थे। अभी तो इन्होंने बोला विपक्ष कहां था। शर्मा जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी। ओके ठीक है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए
कि ये हिंदुस्तान की जो सरकार है ये 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है या नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, और ये जो सारी संस्थाएं हैं 140 करोड़ भारतीयों की संस्थाएं हैं या नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोज जो है इनकी जानकारी ले रहे थे, रोज वहां पर जो भी चीजों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो भी बड़े मशीनों की जरूरत हो रही थी, एयरफोर्स की जरूरत थी या एक्सपर्ट की जरूरत थी, या उनके जो एडवाइजर वहां थे, जो मुख्य प्रधान सचिव निरंतर वहां खुद गए, गडकरी जी जो है वहां गए, सरकार के परिवहन मंत्री हैं वो, और वहां आप मुख्यमंत्री जो रेगुलर वहां पर दौरा कर रहे थे, ये सरकार वहां जा रही थी या नहीं जा रही थी? ये लोग कौन थे? हमने तो नहीं कहा कि भाजपा की जीत है, हमने तो यही कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वहां पर निरंतर एक जो हौसला अफजाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो मार्गदर्शन किया, जो सीएम ने वहां के मार्गदर्शन किया, जो निरंतर जाके श्रमिकों से बात कर रहे थे, जो उनके परिवारों से बात कर रहे थे, जो उनके परिवारों को वहां तक लाने की व्यवस्था किया, उनसे वार्ता कराया, उनकी हौसला अफजाई कराई, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो वहां से निकालने के बाद उन लोग के पूरे चेकअप की जो व्यवस्था हुई, निरंतर जो सारी व्यवस्थाएं वहां हो रही थी, तो ये कौन कर रहा था? सरकार ही तो कर रही थी ना। और ये सरकार कौन थी? तो आप इसमें ये कहें कि नहीं साहब हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान की जीत है, क्यों नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पूरे नहीं है? बोलिए अनुराग। लेकिन इनको नफरत होती है मोदी जी से, इनको नफरत होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसलिए इनकी ऐसी भाषा निकलती है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये उसी गिद्ध की तरह बैठे थे, इनकी आशाओं में पानी फिर गया, वरना ये तो इससे भी ज्यादा चिल्ला रहे होते। जवाब दे दो, जो कि भगवान इनको अवसर देगा नहीं कभी, और ये केवल इसी अवसर पे नहीं है चित्रा जी। ठीक है, अब जवाब लेने की बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन भी जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोले अनुराग भदौरिया जी। मैंने तो नहीं बोला था, मैंने बोला था हिंदुस्तान। अरे चुप कराइए इनको, इससे पता चल रहा है बौखलाहट। मैंने अरे चुप कराइए इनको, बौखलाहट पता है। मैंने इनसे बोला था कि हिंदुस्तान की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है, एजेंसियों की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है, रेड माइनर्स की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है, ये सवाल है मेरा। इसलिए आप इस पे बोलने में आप कतरा रहे हो। मैं आपसे कहता हूं सरकार, आप क्या चाहते हो सरकार कुछ करे नहीं, मैंने आप चाहते हो सरकार वहां पे एम्बुलेंस भी प्रोवाइड न कराए, आप क्या चाहते हो वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी न कराए। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसकी जीत हुई, हम कहते हैं 41 हमारे जो हमारे इतना बहुत ज्यादा तूतू हो गई। ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आती हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कितनी ज्यादा तूतू मैं, लेकिन थोड़ा जश्न का भी माहौल है, उस पर भी जाना चाहिए। ठीक है अनुराग जी, आऊंगी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन मेजर जनरल ए के शिवाजी सीधे आपके पास आते हुए, ये जो एक तरफ सियासत हो रही है उसकी बात, वहीं दूसरी तरफ क्या इसको एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए कि 41 मजदूरों को 17 दिनों के भीतर निकालने में कामयाबी मिली, या फिर दूसरी तरफ पहाड़ों पर वास्तव में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इससे इनकार। मैं अभी केदारनाथ होकर आई हूं, वहां पर भी बहुत कामकाज चल रहा है। एक तरफ उसकी तारीफ भी की जा सकती है कि हाँ, वहां पर जो आपदा आई थी उसके बाद केदारनाथ का पूरा कायाकल्प कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इतना कंस्ट्रक्शन वहां पर होगा तो क्या आगे आने वाले वक्त के लिए वो बड़ी चुनौतियां भी पैदा करेगा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, और खासतौर से इस मसले पर सुरंग को लेकर। पहली बात तो ये सच्चाई है कि जो हिमालय रेंजेज हैं ये बहुत यंग हैं और ये फ्रेजाइल हैं, तो इस पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इस चीज का डर तो रहेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, और ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि एज ए इंडियन आज हम लगता है कि वी आर और प्राउड ऑफ इट, और मुझे लगता है इसके अंदर कुछ 6-7 चीजें हैं जो काबिले तारीफ है। मैं जल्दी से एक लाइन जोड़ दूं, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था तो जितनी मायूसी हुई थी, कल 7:30 बजे के बाद जब खबर आई और उसके बाद सबसे पहले 5 मजदूर बाहर आ रहे हैं ये खबर आई, उसके बाद बिल्कुल दिवाली जैसा और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली ही फीलिंग थी, सभी तालियां बजा रहे थे हमारे न्यूज रूम में भी, उस तरह का माहौल था कल। बिल्कुल चित्रा, देखो मैं कम से कम 4 से 5 डिजास्टर में इन्वॉल्व हो चुका हूं, इवन बद्रीनाथ में जो उत्तराखंड में आया था। मैं कहता हूं इतनी ज्यादा जो जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन
कोऑपरेशन इस ऑपरेशन में देखी गई, पहले कभी नहीं देखी। बहुत कॉम्प्लेक्स था, पीएमओ से लेके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक एक पेज पे थे। हर 6 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बनाएगा और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चले कि अगर हॉरिजॉन्टल फेल होता है तो हम वर्टिकल करेंगे। और जितनी भी एजेंसी थी सबके अंदर तालमेल था। ये एक काबिले तारीफ है, चाहे वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि एग्जिट क्यों नहीं तैयार करके रखा गया था? जब हिमालय में इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं तो एक एग्जिट सेफ्टी के तौर पर प्लान बी आप तैयार रखते हो। बिल्कुल, वो कह रहा है कि प्लान बी कहाँ था सरकार? हाँ देखो, सच्चाई है चित्रा, वो भी एक बार देखनी चाहिए कि क्या अभी सेफ्टी ऑडिट की बात की है मिनिस्टर ने कि भाई सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये देखो कि जो टनल बना रहा है भारत, आज वो गेम चेंजर होंगी। अब जो बार बार उंगलियां उठा रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब सेला टनल बना रहे हो, अब जोजिला टनल बना रहे हो, आपने रोहतांग में अटल बिहारी वाजपेयी टनल, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें चीन के साथ, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 15-20 साल में कहां से कहां डेवलप कर दिया, आपको करना है। और ये लोग सोचते हैं कि ये डिफेंस के लिए नहीं, ये एक प्रकार ड्यूअल डेवलपमेंट है। जो पहाड़ी इलाका है, जो दूर दराज का इलाका है, लद्दाख में, अरुणाचल में, वहां भी तो डेवलपमेंट आ रही है, वहां पर तो खुशहाली आ रही है। और जहां पर 4 से 6 भिन्ने ही रोड खुली होती थी, अब पूरे टाइम होगी। हाँ मैं मानता हूं, जब ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो हमें सेफ्टी मेजर भी ध्यान देने चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके लिए तात्पर्य है। और मुझे इस ऑपरेशन से इतनी खुशी हो रही है, एज ए इंडियन आई फील प्राउड टुडे कि इतना अच्छा ऑपरेशन, इतना कॉम्प्लेक्स, कितना कुछ सीखा हमने, इंक्लूडिंग जो रैट होल माइनर थे, उनका इस्तेमाल एंड में 10 से 12 मीटर का जो किया। कुछ हिस्सों में वो बैन है, उसके बावजूद उनको बुलाकर और जिस चूहे जैसे एक छोटे से होल में जाकर खुदाई करते हैं, मैंने इनको देखा है, जान को जोखिम में डालकर उनकी ओर से इस तरह मैंने गारो हिल्स में देखा है 1997 में। मैं ऑपरेशन बॉडी में इन्वॉल्व था, जहां ये रोएट होल माइनर जो आपके गारो हिल्स मेघालय में ये कोल माइन में काम करते, वो बैंड है। मगर इनका इस्तेमाल क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा? मुझे लगता है देखो, आगुर मशीन, डायमंड कटर, और हाँ ये सच्चाई है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा ऑपरेशन है, आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी, इसके लिए स्टडी करेगी, और इससे अंदर हमने बहुत लेसन सीखे हैं। अब मुझे लगता है आज से 30-35 साल पहले हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ नहीं ज्ञान था। आज हम यहां से यहां ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं अलग अलग कोर्सेज भी हैं जिसको पढ़ाया भी जाता है। ये डेवलपिंग कंट्री नहीं, ये डेवलप कंट्री का निशाना है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, उस पर आगे मैं आप जवाब लूंगी। लेकिन रैट माइनस का आपने जिक्र किया है, यहां पर नसीम है जिन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, मैंने अक्षरशः लिखा है और उसको मैं पढ़कर फिर आपके पास तौसीफ खान जी आऊंगी। उन्होंने लिखा कि मजदूरों को पता चल गया था कि हम उन तक पहुंचने वाले हैं। मैंने जैसे ही आखिरी पत्थर हटाया, वो लोग खुशी के मारे वहां पर चिल्लाने लगे। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्हें गले लगा लिया। नासिर और उनके साथी नसीम, ये 2 लोग थे खुदाई करते हुए। जरा सोचिए, रैट माइनस चूहों की तरह थोड़े थोड़े हिस्से को हटाते हुए कितनी मुश्किल से 21-22 घंटे के बाद उन लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद क्या माहौल रहा होगा इसको बताने की जरूरत नहीं है। तौसीफ खान जी, इसके साथ ही लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में, अभी कल रात की ही तो बात है, 10 बजे तक ये कामयाबी मिली, शाम 6 बजे के बाद से लेकर 10 बजे जो सबसे ज्यादा क्रूशियल समय था, अभी कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त है, उस समय हम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तौसीफ अहमद खान जी। चित्रा जी, बेशक ये ऑपरेशन रेस्क्यू टीम को इसका श्रेय जाता है, जितने भी एजेंसीज हैं। और बिल्कुल, रैट माइनस की जो टीम है, फ्रीज हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं हाँ बोलिए आगे बोलिए तौसीफ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो बेशक उनको इसका श्रेय जाता है, लेकिन ये सारा जो एपिसोड है, ये सरकार की विफलताओं को, सरकार की नाकामी को एक्सपोज कर देता है। तो हम जश्न किस बात की मनाएं? हम इस बात की खुशी मनाएंगे कि आखिरकार 41 लेबर जो फंसे हुए थे उन्हें हमने सही सलामत बाहर निकाल लिया। हम इस बात को जरूर सेलिब्रेट करेंगे कि सारी एजेंसीज की ये मेहनत का ये नतीजा है। लेकिन हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि ये सारे एपिसोड ने सरकार की विफलताओं को, सरकार की नाकामियों को खोल करके रख दिया। चित्ता जी, जब कहीं टनल बनाए जाते हैं, जब कहीं ब्रिज बनाया जाता है, तो हम नेचुरल लैंडस्केप के साथ हम खेलते हैं।
हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उसमें ट्वीक करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। जो नेचुरल लैंडफॉर्म है हम उसको बदल देते हैं। इससे सॉइल इरोजन का रिस्क होता है, इससे एनवायरमेंट कंटामिनेट होने का रिस्क होता है, पानी कंटामिनेट होने का, बहुत सारे रिस्क है। हमने इस रिस्क को देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल होने से पहले उसके रिस्क को भापना कि हम अगर इस प्रोजेक्ट को लेंगे तो क्या वहां पे पहाड़ गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और अगर ध्वस्त हो जाता है तो ऐसी सूरत में हम अपने वर्कर को बाहर कैसे निकालेंगे। ये प्रोग्राम पहले बनाया जाता है, बाद में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन हमारा हाल देखिए, हम पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है। बेशक हम सेलिब्रेट करेंगे, हम जश्न किस बात के लिए मनाएं कि सरकार की विफलता सामने आ गई, कि हम एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट जिस प्रोजेक्ट को हमें नहीं करना चाहिए था, जहां पे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, शायद हमें रूट बदलना चाहिए, पहले हमें एग्जिट प्लान बनाना चाहिए। हमने वहां टनल बनाना स्टार्ट कर दिया। किसने ऑर्डर दिया? सरकार ने ऑर्डर दिया। किससे सवाल की जाएगी? सरकार से सवाल की जाएगी या कंपनी से सवाल की जाएगी? आप उस पर भी सवाल कीजिए ना। आप आप उसमें टीम बैठाइए, आप उसकी जांच कराइए, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। कल वैसे पुष्कर सिंह धामी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था ऑडिट करने की बात, लेकिन संजय सर्राफ जी, उनका सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं फौरन सागर श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं। संजय सर्राफ जी वो कह रहे हैं जश्न किस बात का? 17 दिनों तक तो एक एक पल कितने बड़े खतरे से गुजरा, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। वो कह रहे हैं किस बात का जश्न मनाया जाए? चित्रा जी, बदकिस्मती ये है कि चित्रा जी बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे देश में जब हम लोग किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, हम लोग एप्रिसिएशन के बदले उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। उसके बदले में क्या उंगली किस चीज पर उठा रहे हैं? किस पर उठा रहा है? ये लोग तो दुखी है, अपोजिशन पार्टी सभी दुखी है, बिकॉज एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दिस पर्पस कि ये लोग गॉड फॉरबिड कब वहां से कैजुअलिटीज हो जाएगी, ये लोग अपना ढोल बजाएंगे। आज सेलिब्रेट करना है, क्यों नहीं करेंगे सेलिब्रेट? दे हैव नॉट सीन हाउ मेनी टनल्स हैज बीन मेड इन जम्मू कश्मीर। आप जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में कम से कम 20 टनल बनाई है। हर एक टनल वर्कर, आज मैं खुलकर भी अथॉरिटी बोल रहा हूं, हर एक टनल वर्कर आज अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है। जबकि 17 दिन के बाद टनल वर्कर्स को जिस तरीके से रैट माइनर्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉजिटिव एटीट्यूड, चीफ मिनिस्टर की पॉजिटिवनेस 24/7 होल गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्वड दियर। ये हर इलेक्शन की रैलीज में चलाते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं बोला कि 17 जो हमारे साथी है, गरीब साथी है, वर्कर्स है, वहां पर उन लेबर्स को कैसे निकाला जाए। लेकिन राजनीति करते थे। प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया, प्रधानमंत्री मैच खेलने देखने गया, वहां पर क्यों नहीं गया? ये बड़ी बदकिस्मती है। आई थिंक फॉर ऑल दीज थिंग्स हम लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर रहना चाहिए। इस चीज को सबको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। हमारे 41 लेबर जो है अपने घरों में पहुंचे, इस सबको हमें मिल बांट कर, ये किसी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो डाउट कि हमारे एजेंसीज है, लेकिन उन एजेंसीज को पावर किसने दे दिया? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पावर दे दिया ना। उन एजेंसीज को पावर देकर उनको डिलीवर करवाया, ग्राउंड जीरो पर लेके आया, इंप्लीमेंट तब उन्होंने किया व्हेन दे वर अलाउड टू डू दैट वर्क। तो इसलिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को, हम सब लोगों ने इन सब चीजों को हर वक्त नेगेटिव सेंस से नहीं लेना चाहिए। समटाइम वी यूज्ड टू कीप, हमें पॉजिटिव थॉट को प्रोसेस में लाके आज सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, गवर्नमेंट को, इन पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑल दोज एजेंसीज जो सब लोग वहां ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद उन सब परिवारों को, जिन सब परिवारों के घर वाले वहां पर थे, जिसका किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का परिवार का मालिक था, जो ये है ब्रेड अर्नर है पूरे घर परिवार का, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं? ठीक है, सागर श्रीवास्तव जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। किस चीज का अपोजिशन किसको कर रहे हैं? ठीक है, सागर श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो इस इंतजार में था कि पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो जाए। जब उसको एहसास हुआ कि नहीं, ऑपरेशन अब तो सफल हो गया है, तो फिर अलग तरीके का रोना लेकर अब विपक्षी पार्टियां सामने आ गई हैं। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए सागर श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। पहले तो मैं पूरी इस इमोशनल धुरी को एक लॉजिकल सेंस में फेंस करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री शब्द का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और प्रधानमंत्री अपने आप को अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन की लड़ाई में खुद ही कहते हैं कि वो चौकीदार हैं। अनुमतन तौर पे मान लिया जाए कि ये घर ही देश है और चौकीदार से एक थोड़ी सी भूल चूक हो गई और देशवासी ही बच्चे हैं।
और अगर इसमें कृत्रिम तरीके से अगर ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते का ये डिले हुआ, तो क्या आप अपने चौकीदार को कितना अप्रिशिएट करेंगे? वहां हमने इजराइल के लोगों को देखा, वो अपने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना कब इस तरीके के प्रीव्यू में देखा जाने लगा? मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपके पास आऊंगा। केदारनाथ फ्लड हुआ, उत्तरकाशी बर्स्ट हुआ, इनफेमस फ्लड हुआ, हिमाचल फ्लड लैंडस्लाइड हुआ, जोशीमठ का एक निर्णायक, एक बहुत अजीब व गरीब स्थिति सामने आई, ग्लेशियर कोलैप्स हुआ सिक्किम में। ये किस तरीके से दर्शा रहा है? क्या हमारी सीमाएं, हमारे जमीनी ताकतें, जो हमारी जमीन पे नियम है, वो सेम होती हैं पानी पे? क्या हम एक डिफरेंट टेरेन में इवॉल्व हो रहे हैं? वो हमारा एक कंट्रोवर्शियल इलाका भी है, बगल में चीन है। हमें स्टिमुलेट करना है। हम कोई भी काम अपने घरेलू स्तर पे भी करते हैं, राज्य स्तर पे या किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, हमें आइटरेशन करना है, हमें स्टिमुलेट करना है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड एसओपी। चाइना का हमारे काउंटर पार्ट ने जिक्र किया, तो चाइना में भी क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं इन सब घटनाओं पे। हमें तो बात करना चाहिए उस इंडियन आर्मी 1780 में, तब कौन सी बीजेपी और कांग्रेस थी जहां पर मद्रास सेपियर्स के लोगों ने इन्वॉल्व हुआ? हमें उन रैट माइनर्स की बात करनी चाहिए। और रैट माइनर्स का क्या होने वाला है? पिटीशन जारी किया गया था जब ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हुआ, तो पिटीशन जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई कमिटी ड्राफ्ट करी, उस कमिटी ने भी रेड फ्लैग किया गया। वो लोग कहां पर हैं? किसका प्रोजेक्ट है? कौन ठेकेदार था? इतनी आवाजामी में क्यों इतनी तेजी से इसको गफलत के तौर पे देखा जा रहा था? इतनी तेजी से क्यों की जा रही थी? इसके बेसिक एसओपी क्या थे? हम कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसके स्टैंडर्ड एसओपी होते हैं। हाँ। सबसे पहली बात, जो ब्लास्ट टेक्निक है उसमें सुपरिटेंडेंट और पुलिस ने पहले ही इन्फॉर्म किया था। किस प्रोजेक्ट में जो कि आप जमींदोज हो गया, जो जमीन के नीचे हो रहा है, उसमें आप इवैक्यूएशन गेट नहीं देखते हैं? हम बड़े बड़े रत्नों की बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बट उस प्रोसेस में जो एसओपीज होंगे उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री गए थे बनाने? तो प्रधानमंत्री से ये सारी सवाल, और मेरे को बड़ा अफसोस ज़्यादा हूं मैं बीजेपी वालों को कि वो प्रधानमंत्री को अपने छोटे से लेकर और अपने बड़े तक में सबको ये तो बीजेपी वाले खुद घसीट रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष की तो बात है, और मैं मीडिया का भी बड़ा मतलब व्याकुल और बहुत अचंभित हूं कि इसमें प्रधानमंत्री शब्द का इतना ज्यादा एवरेज क्यों निकल रहा है। दिस हैज टू बी इन सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच। क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति? प्रधानमंत्री शब्द से पूरी तरीके से गुमराह होने की आपत्ति है। हाँ। ये तो साफ सीधी तौर पे बात है। कैसे? यहाँ पर इंडियन सेपियर्स की बात ही नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पर उन लोग यहाँ पर सवाल इस बात, देखिए चित्रा जी, रैट माइनर्स की बात हुई यकीनन कल रात से ही, जब से ये खबर सामने आई, हम लोग बता रहे हैं 2 दिन के बाद नहीं होगी, प्रधानमंत्री की बात 2 दिन बाद भी होगी। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री खुद को अपनी चौकीदारी कहते हैं ना, हाँ। तो चलिए चौकीदार मान ही लेते हैं, और चौकीदार ने आपके बच्चे को 3 हफ्ते के लिए वो कर दिया, खो दिया, उसके बाद आपका बच्चा मिल गया 3 हफ्ते बाद, आप क्या करेंगे? चौकीदार को माला पहलाएंगे? पूछेंगे ना कि ये अगली बार क्यों नहीं होना चाहिए? देश तो वही तो आप इसलिए तो आपको बिठाया है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है, कई गंभीर सवाल उठाए हैं। के शर्मा जी, आप उसका जवाब दीजिएगा, उनके भी सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। लेकिन यहाँ पर जल्दी से कुछ आंकड़ा है जो मुझे लगता है कि लोगों के सामने जल्दी से रख देना चाहिए। विपक्ष का यकीनन धर्म है कि वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, उसकी ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पूरा देश क्यों रेस्क्यू टीम और यकीनन जिस तरह से सरकार की ओर से आपसी तालमेल के जरिए कामकाज किया गया, 41 मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचा लिया गया, उसका जिक्र क्यों बार बार हो रहा है, उसके बारे में अपने दर्शकों को यहां पर जानकारी देते हैं। दरअसल ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसके पहले कभी भी इतने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। 17वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों की खुशखबरी सामने आ गई। आपको बताते चले कि 4.5 किलोमीटर की सुरंग का एक हिस्सा धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे। 11 नवंबर की रात को हादसा हुआ था। 28 नवंबर को सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। अब देखिए दुनिया में कब कब बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 2010 में चिली में हुआ था। यहां तांबे की खदान में 33 मजदूर 2000 फीट नीचे फंस गए थे। यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था जो 69 दिन तक चला था। ऐसे ही कई और जिक्र भी मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच यकीनन कम वक्त में जिस तरह की कामयाबी हासिल की गई है, चाहे एजेंसियों की बात करें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या बाकी जितनी भी टीमें लगी हुई थी, रैट माइनर्स ने यकीनन जिस तरह का रोल निभाया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारे मजदूर 41 मजदूर जो
अपने परिवारों के चेहरे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वो मुस्कुराहट देखकर पूरा देश इस समय उनके ऊपर गुमान कर रहा है और अपने उन तमाम लोगों पर गर्व भी कर रहा है। जल्दी से मैं से बात, उसके बाद मैं देखो चित्रा, इसमें कोई शक नहीं कि इस ऑपरेशन से हमने बहुत कुछ सीखा और सबसे देखो ये सीखा, एक तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन स्टेट का और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, एजेंसीज का और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से। देखो हमने 41 वर्कर को 17 दिन के बाद निकाला, मगर ये देखें आप कि शुरू से ही ये प्लान बनाएगी कि किस प्रकार से पहुंचा जाए। पहले उनको खाना पीना हमने 4 इंच पाइप से भेजा, फिर 6 इंच से, फिर ऑगर मशीन, फिर हमने ये कभी नहीं सोचा कि एक ऑपरेशन फेल होगा तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने उसका भी या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद हमने रेड होल माइनर भी लगाए। तो ये काबिले तारीफ है, ये वी ऑल एज ए इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ इट। और हमें इससे सीखना क्या है? देखो ये सच्चाई है कि इसके अंदर ये पता लगाया भाई आपकी जो सेफ्टी और एस्केप टनल थी वो क्यों नहीं थी। उसके बाद जो गडकरी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अभी हर एक टनल का एक प्रकार के सेफ्टी ऑडिट होगा, वो जरूरी है। मगर ये सोचना कि टनल एनवायरमेंट के लिए खराब है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ये डिफेंस की भी है, ये हमारे जो बॉर्डर एरिया है उनकी डेवलपमेंट की भी है, उन लोगों की भी है। आप देखें कि जोजिला टनल, सैला टनल, रोहतांग टनल, इनके बनने से कितनी सहूलियत आ गई। जम्मू एंड कश्मीर में 27 टनल बनी है और बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट आई। हाँ, इससे हमें यह भी सीखना चाहिए क्या इसमें कोई कमी तो नहीं थी, और इसको हम ध्यान से अगले रिपीट ना करें। सेफ्टी मार्जिन रखें, सेफ्टी टनल बनाएं और सेफ्टी ऑडिट करें। मुझे लगता है ये सच्चाई है कि आज हमें लगता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री की तरह ये ऑपरेशन किया है, वेल कोऑर्डिनेटेड, सिंक्रोनाइज। देखो मैं बद्रीनाथ में भी इन्वॉल्व था, इतना नहीं होता था, हम डिफरेंट एजेंसी डिफरेंट टाइम में अपने हिसाब से काम करती थी। ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर यूनिसम, हर लोग, हर एजेंसी एक ही पेज पे थे। और ये भी बताऊं, एयरफोर्स ने 47 के करीब फ्लाइट लगाई थी, 17 ग्रो मास्टर की, आर्मी की इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, मद्रास इंजीनियर। लेकिन ये पलट कर पूछा जाएगा ना कि इतने दिन हो गए, गलती किसकी थी, उसका पता अब तक सरकार क्यों नहीं लगा पाई है? देखो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, आइंदा ऐसा ना हो, उसके लिए सेफ्टी ऑडिट कराएं। ये भी ध्यान दें कि हिमालय एक प्रकार से यंग माउंटेन्स है, फ्रजाइल हैं, उनके ऊपर सोच विचार किया जाए। ये कतई नहीं कहा जा रहा कि ये नहीं करे, मगर आज हम यही कह रहे हैं कि जो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था। 41 लोगों की जान 17 दिन में बताने के लिए वी शुड फील प्राउड। ठीक है, बोलिए सागर, बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी के शर्मा जी। मोदी जी पंजाब में थोड़ा सा सुरक्षा में फंस गए थे, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पूरा देश और मीडिया ये लगातार सवाल लेकर विरोधी ही आवाज उठा रहे हैं। ये सवाल कर रहा था, पूरा मीडिया ये सवाल कर रहा था कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। और अचानक से ये भी एक सुरक्षा का मामला है और मीडिया और अलग अलग प्रकार के लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। दोनों में नियम बदल कैसे गए? जब मोदी जी पंजाब में, जब मोदी जी पंजाब में, जब मोदी जी पंजाब में, ये रोना छोड़ दीजिए प्लीज सर, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। एक सेकंड के शर्मा जी, ये जो रोना है ना मीडिया को लेकर, सर सागर श्रीवास्तव जी, आप लोग रोना छोड़ दीजिए। हमारे 6-7 संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर, एक सेकंड मिस्टर सागर आवाज धीमी कीजिए, आवाज सबकी डाउन कीजिए प्लीज, ये तरीका नहीं चलेगा, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। सर एक सेकंड, ये रोना जो है ना मीडिया को लेकर, प्लीज ये टीवी चैनल पर अब नहीं चलेगा। हमारे संवाददाता लगातार 17 दिन से ग्राउंड जीरो पर रहे, हमारे 6 से 7 संवाददाता मौके पर बने रहे। लगातार हम लोगों ने सवाल पूछा है, कोई और नहीं गया था वहां पर, हमें लोगों ने रिपोर्टिंग की है, अलग अलग चैनलों के तमाम लोगों ने, और फिर मीडिया पर आप लोग आ जाते हैं। प्लीज ये रोना मीडिया वाला छोड़ दीजिए सर, ये नहीं चलेगा। और जो इस तरह का सवाल पूछेगा, यहां पर सरकार से सवाल है, विपक्ष से भी सवाल है, यहां पर हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बिठाया गया है। तो प्लीज ये रोना छोड़ दीजिए आप लोग, और मीडिया पर सवाल नहीं, सरकार से सवाल पूछे के शर्मा जी, बाकी लोग बैठे हुए वो जवाब देंगे। अब बोलिए सागर जी, उनकी आवाज आप कीजिए। पूछा जाएगा। मेरा सिंपल सी बात है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो ये एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया? हाँ तो सरकार से पूछ तो रही हूँ, के शर्मा जी बैठे हुए जवाब बोलिए, के शर्मा जी कितनी जवाब दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को कितनी बार बचाया जा सकता है? सिक्योरिटी नियम, प्रोटोकॉल, ये वो ऐसे। सागर श्रीवास्तव जी एक सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए तो मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। इस देश ने अपने कितने, एक सेकंड सर सुनिए सागर श्रीवास्तव जी, इस देश ने अपने कितने प्रधानमंत्रियों को खो दिया है?
सिक्योरिटी लैप्स की वजह से, और आप बैठकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इश्यू बनाया जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए सबसे पहले, और अगर उसमें कोई चूक पाई जाती है तो उस पर डिबेट भी होनी चाहिए। सामने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का उदाहरण नहीं है क्या? प्लीज, गलत बात है, गलत बात है सागर श्रीवास्तव जी, नहीं चलेगा। के शर्मा जी, उन्होंने टनल को लेकर जो सवाल पूछे उस पर जवाब दीजिए। के शर्मा जी। देखिए, मैं चित्रा जी, आपने अभी मीडिया के इशू को बताया कि आपके चैनल के लोगों ने ये किया। मैं जब बधाई दे रहा था तो शायद मेरे से चूक हुई कि मैंने मीडिया का शब्द नहीं लिया। मैं तो मीडिया को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, वो हमारी ड्यूटी है, उसमें बधाई की बात नहीं है शर्मा जी, वो हमारी ड्यूटी है और वो ड्यूटी हम करते रहेंगे। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं दिखाते हुए लोगों के सामने, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कह लूं। जिस ढंग से मीडिया ने उस समय के वहां के हर दृश्य को दिखाते हुए पूरे देश के अंदर एक जागृति भी रखी और उन परिवारों को हौसला भी दिखाया, हौसला भी दिलाया है। मैं बधाई देता हूं मीडिया को कि जिस ढंग से उन्होंने कवरेज किया मिनट टू मिनट, और उनके परिवारों का हौसला बढ़ाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, देश को जन जागृत करने में भी भूमिका है। अभी एक जो सज्जन बैठे हैं, पता नहीं राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, इन्होंने एक विषय उठाया प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और वहां की। प्रधानमंत्री जी के साथ जो सुरक्षा में वहां चूक हुई थी वो एक षड्यंत्र था जिसकी जांच भी चल रही है और जिसमें कई लोग कटघरे में भी खड़े हैं। तो वो एक षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र नहीं है, ये एक आपदा है। तो पहले तो ये डिफरेंस करना सीखिए। दूसरी बात इन्होंने प्रधानमंत्री चौकीदार के, बिल्कुल चौकीदार है माननीय प्रधानमंत्री जी। भैया चुप हो जाओ ना, डिबेट पहली बार करने आए। अनुराग, आखिरी में क्लोजिंग कमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके सवाल चित्रा जी इन्होंने जो कहा, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार है, 140 करोड़ भारतीयों की चौकीदार है। इसीलिए मैं आपको उदाहरण के साथ कह रहा हूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इजराइल का और हमास का युद्ध हुआ, सूडान की गृह युद्ध हुआ, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ और यमन का युद्ध हुआ, एक एक भारतीयों को चयन कर करके वहां से सब भारतीयों को निकाल के भारत लाना। ठीक है, अभी उतनी दूर नहीं जाते हैं। ठीक है सर, अभी इस टनल पर ही रहते हैं, कल की कामयाबी पर रहते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अनुराग भदौरिया जी। जान बचाई, ठीक है, वो विदेश से लेकर देश तक की कामयाबी गिना रहे हैं। आसपास के देशों के यात्रियों को भी देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूंगा, मैंने तो सबको बधाई दे दी, हमारी एजेंसीज को दे दी और हमारे जो रेड माइनर्स थे उनको भी दे दी। अब सरकार अगर ये कह रही भारतीय जनता पार्टी कि हम बहुत जल्दी सब काम कर देते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, डीजल पेट्रोल का दाम आज ही कम कर दो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह कम हो जाएंगे। आप एक ऑर्डर जारी कर दो, किसानों की इनकम भी दुगनी करवा दो। आपके हाथ में 41 मजदूरों और टनल पे रह लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जरा सोचिए, 41 परिवारों का आज का जो वक्त है वो किस तरह से गुजरा नहीं हो गया। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, हर मुद्दे का अपना वक्त होता है। मैंने तो बधाई दे दी, सोचिए कि जिन लोगों ने 18 दिनों से उनकी रात कैसे बीती होगी। सुन लीजिए, हाँ, अब फिर आप डायलॉग देने लगे। तो आपने आधे घंटे से मुझे बैठा रखा है, जब मैं बोलना चाहता हूँ आप बोलना शुरू कर देते। तो आपको जब दुनिया कोई बुलवाना है तो हम लोग को क्यों बुलाते हो? फिर आप कहते हो इतना समय देंगे, बोले 1 मिनट में बोल दो सारी बातें। कमाल की बात करें, आप अत्याचार करते हैं, आप विपक्ष के साथ अत्याचार करते हैं। आप चाहते हो विपक्ष की आवाज जाए नहीं, इसलिए 10 लोगों को बुला लो, सबको बुलवाते रहो, विपक्ष के लास्ट 10 सेकंड बचा, अपनी बात पूरी करो। कौन 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देगा, जरा बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने बधाई दी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ रेड माइनर्स के नाम ही बता दो, 5 रेड माइनर्स के नाम बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता बता दें, 5 रेड माइनर्स के नाम बता दीजिए। यहाँ पर मिस्टर अनुराग भदौरिया, जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं चल रहा है, बता पाएंगे। यहाँ पर एक संवेदनशीलता उन 41 मजदूरों, उनके परिवार को लेकर आप सभी को दिखानी चाहिए। अगर नहीं है तो वो संवेदनशीलता आपको अपने भीतर लानी होगी। सब्जेक्ट एक ही था, टनल से 41 मजदूर निकाले गए, उनकी कामयाबी, उनके स्वस्थ होकर बाहर आने का जश्न मनाया ही जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष की ओर से जो सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या पहाड़ों पर जो अंधाधुंध काम चल रहे हैं उसकी वजह से पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा है और आगे आने वाले वक्त में जिंदगियों को और बड़ा खतरा हो सकता है, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। और यकीनन ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके ऑडिट की भी जरूरत है। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।